हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 और 4 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। लेसन नंबर 7 की शुरुआत हो चुकी थी प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर, और आज हम बात करेंगे उसके इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। आई बात समझ में? और वही कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेस करना है इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकता है। फिलहाल नोट सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं क्या पढ़ना है लेसन नंबर 7 में हमें। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन की हमने शुरुआत कर दी थी और उम्मीद आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोस देख ली हैं। और हमेशा एक कोशिश किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि आपको हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही क्लियर होते चले जाए। आई बात समझ में? कई बच्चे कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन वो करवाऊंगा कल। पेपर परसों है तो कल हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और आज मैं शाम को आया हूं शूट करने, तो रात को 2 वीडियोस बनेंगी, वो सिर्फ लेसन नंबर 7 के बाकी बचे हुए कंसेप्ट के ऊपर होंगी। तो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है हमें। एक तो मैं समझ रहा है यहाँ पे द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होती है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिव, देखो हम सबके सब बिजनेस में ना कैपिटल जो है वो लगातार इन्वॉल्व होती रहती है। और जब बिजनेस में कैपिटल को हम लगातार इन्वॉल्व करते रहते हैं, कि लगातार नया नया कैपिटल बिजनेसमैन अपने बिजनेस में डालते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नया कैपिटल क्यों डालेंगे वो? उसके 2 रीजंस होते हैं। ठीक है, आज हम उन 2 रीजंस के ऊपर काफी डीप में बात करने वाले हैं। एक रीजन क्या होता है कि लगातार जो पुराने कैपिटल की वैल्यू है वो एज कंपेयर टू करंट टाइम वो कम होती रहती है। उसके बहुत से रीजंस होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि जो पुराना कैपिटल लगाया हुआ है उसकी वैल्यू टाइम के साथ गिरती चली जाती है। ठीक है, और दूसरा नया कैपिटल यूज करते हैं किसी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एडिशनल आउटपुट जनरेट करने के लिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो 2 रीजंस होते हैं, एक एक्सपेंशन और एक दूसरा जो भी पुराना कैपिटल है उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है, उसको ठीक करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी हम नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी नए बिजनेस के अंदर। तो पता लग गया 2 रीजन कौन से हैं। ठीक है, एक एक्सपेंशन, दूसरा जो वेयर एंड टियर की वजह से जो पुराना कैपिटल खराब हो रहा है उसको भी ठीक करने की वजह से। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि मार्जिनल मतलब एडिशनल कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है। जब भी नया कैपिटल को इंट्रोड्यूस करवाएगा कोई बिजनेसमैन, जब नया कैपिटल लेके आएगा अपने बिजनेस के अंदर, वो क्या सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो उस नए कैपिटल के बढ़ने की वजह से कितना नया प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो नया पैसा जनरेट किया गया है उससे कितना नया पैसा बन रहा है। और कैसे देखो, जब पुराना कैपिटल था तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो वहां से ही बन रहा था, लेकिन जब नया कैपिटल डाला गया तो उससे और कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो वो देखते हैं हम किससे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, K स्टार इक्वल्स टू FRC एंड फाई। तो ये इक्वेशन इंडिकेट करती है, इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक डिपेंड्स ऑन रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहली बात तो डिजायर्ड जो कैपिटल स्टॉक है इसकी बात हमने करी थी प्रीवियस वीडियो में। तो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है कि कितनी चाहत होती है एक बिजनेसमैन की, कितना पैसा मुझे अपने बिजनेस के अंदर रखना चाहिए ताकि बिजनेस अच्छे तरीके से रन करता रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक डिपेंड्स ऑन द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, यानी कि जब कोई बिजनेसमैन कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और जब वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेगा तो उसको भी एक दिक्कत आएगी। उसको क्या दिक्कत आएगी कि भाई अब एक सिंपल सी बात है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सपोज करो बैंक ही है, क्या बैंक फ्री में पैसा देता है? क्या बैंक फ्री में पैसा देता नहीं है। बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आर का मतलब है ROI देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब ROI हाई होता है ना, ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाले हाई चार्ज करते हैं लोन के ऊपर, तो होता क्या है, इसकी वजह से बढ़ता है रेंटल कॉस्ट। रेंटल कॉस्ट यानी कि जो खर्चा है ना उस कैपिटल को उठाने का वो बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर कम लोन ले पाता है। क्यों? क्योंकि उसे हायर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन जब ROI सस्ता होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, तो जो रेंटल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अब रेंटल कॉस्ट कम होने की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा पैसा मार्केट से उठा पाते हैं, इंस्टीट्यूशन से उठा पाते हैं। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक डिपेंड्स ऑन रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द लेवल ऑफ आउटपुट। और आउटपुट का लेवल आपको क्या जनरेट करना है उस पर भी डिपेंड करता है। लोअर द रेंटल कॉस्ट, अगर रेंटल कॉस्ट कम आ रही है, द लार्जर द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। तो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक क्या होता है, लार्ज होता है। यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में सस्ता चल रहा होता है, यानी कि बैंक काफी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे होते हैं, तो प्रोड्यूसर मैक्सिमम पैसा उठाते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और दूसरा इसका उल्टा होता है, वो क्या कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज्यादा है तो रेंटल कॉस्ट फालतू आएगी, जिसकी वजह से लोग कम पैसा उठाते हैं। और जो अगला पॉइंट है, एंड द ग्रेटर लेवल ऑफ कैपिटल एंड द लार्जर डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने बिजनेस में कैपिटल का बढ़ाना है,
ठीक है, कैपिटल के एडजस्टमेंट को चेंज करना है, कैपिटल को नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको अपना डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि मैं कहना ही चाह रहा हूं कि अगर आपको नई मशीनरी लेके आनी है, नया ब्रांच सेटअप करना है, कोई भी एक्सपेंशन करना है किसी भी तरह का, उसमें पैसा तो चाहिए। जब ऐसा करना होता है तब भी कंपनी को, यानी कि सिंपल सी बात है कहना चाह रहा हूं कि जब भी कंपनी को अपना आउटपुट लेवल को एक्सपेंड करना होता है, आउटपुट लेवल को बढ़ाना होता है, उसे फालतू पैसा चाहिए होता है। ठीक है, इसका मतलब अब उसे अपना डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब आता है रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मैं बात कर चुका हूं। रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या है कि क्या खर्चा कैसे आता है, मतलब जब भी कोई बिजनेसमैन नया पैसा इंट्रोड्यूस करता है उस पर क्या क्या खर्चे आते हैं। तो दो तरह के खर्चे आते हैं। एक तो बात कर चुके हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई जो वो नया कैपिटल उठाएगा उसे फ्री में नहीं मिलेगा, वो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर। ठीक है, देन हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर द न्यू इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल। मतलब क्या कि जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा उतना ही कैपिटल कम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और नए कैपिटल के इंट्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो दूसरे रीजन पे क्या होता है, वो होता है डेप्रिसिएशन। ये वर्ड याद रखना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बात हमने की थी लास्ट वीडियो में। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, इसकी वजह से है ना जो हमारा पुराना कैपिटल है वो खराब होता रहता है। देखो, बिजनेस में जब एक बिजनेसमैन कैपिटल लेके आता है तो क्या वो पैसे थोड़ा बिजनेस चलता है, वो पैसे से बहुत सी चीजें बाय करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी, गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि लैंड। चलो लैंड तो फिर भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, लैंड हो गया, मशीनरीज हो गई। अब जो मशीनरी वर्ड में यूज किया, मशीनरी का अपना एक टाइम पीरियड होता है कि 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब भी बिजनेस में मान लो किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएगा, मतलब क्या, टेक्नोलॉजी लेवल पे कोई एडवांस चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, फर्दर अमाउंट चाहिए होगा, नया कैपिटल चाहिए होगा। तो उस नया कैपिटल वो किस लिए आता है, डेप्रिसिएशन की वजह से। या तो मशीन घिस जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी, तब भी उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आउटपुट लेवल सेम रखा जा सके, तो नई मशीन लेके आनी पड़ेगी, उसके लिए भी नया कैपिटल चाहिए। और अगर मान लो कि मशीन जो है वो अपग्रेड हो चुकी है, अब मैं चाहिए एडवांस मशीन ताकि हम अपने कंप्यूटर से कॉम्पीट कर सके, तब भी फालतू पैसा चाहिए। तो अभी बस समझो, दो रीजंस होते हैं। ठीक है, एक तो एक्सपेंशन में, और दूसरा तो डेप्रिसिएशन की वजह से जो हमारी जो पुरानी कैपिटल है, जो हमने पुराना कैपिटल लगाया था, उसकी जो वैल्यू कम होती रहती है, उसको सेम लेवल में बरकरार रखने के लिए नया कैपिटल चाहिए होता है। और ये दो रीजंस होते हैं रेंटल कॉस्ट के आने के। तो अब यहां समझते हैं, द रेंटल कॉस्ट इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। फर्म्स वुड हैव टू बोरो टू फाइनेंस, फर्म को क्या करना पड़ता है, फाइनेंस को बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, टू फाइनेंस देयर यूज ऑफ कैपिटल, ताकि वो अपने कैपिटल को यूज कर पाए। सिंस कैपिटल इज लाइकली टू बी डेप्रिशिएट, कैपिटल लगातार डेप्रिशिएट होती रहती है। क्यों, मैंने कहा ना, हम कैपिटल से क्या करेंगे, नए नए एसेट्स खरीदेंगे, और जब नए नए एसेट्स खरीदेंगे उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, और जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो टाइम के साथ उस कैपिटल की वैल्यू कम होती रहेगी। तो हमें नया कैपिटल डालना पड़ेगा, ताकि जो पुराने वियर एंड टियर है, मतलब एक सिंपल सी बात है, मान लो मशीनरी ली हमने कोई, तो मशीनरी का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्या, एक ही बार खर्चा होगा उसके ऊपर। अब मशीनरी में मान लो फ्यूल चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। मशीनरी में मान लो कोई रिपेयर के लिए कोई बंदा रखना पड़ेगा कि भाई मशीन में कोई दिक्कत आ गई उससे रिपेयर कर सके, कोई पार्ट्स खराब हो गया मशीन के, उसको भी चेंज करना पड़े। आई बात समझ में। तो इस तरह के खर्चे लगातार बिजनेस में आते रहते हैं। वो किस लिए आते हैं, डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है, मैं कोई एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने गाड़ी ली, क्या गाड़ी लेने के बाद उस पर खर्चा नहीं आता मेंटेनेंस का, आता है। ठीक है, वो क्यों आता है, डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि चलेगी, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी, और जब दिक्कत आएगी तो आपको ठीक करवाना पड़ेगा, उसमें क्या आएगा, खर्चा आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। ऐसे बिजनेस के अंदर भी एसेट्स के अंदर क्या आते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कैपिटल इज डेप्रिशिएट ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ वियर एंड टियर, क्योंकि उसे क्या करते हैं, लगातार यूज करते हैं। दैट डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड एज द कॉस्ट, उसको हम क्या मानते हैं, एक खर्चा मानते हैं। बिकॉज फर्म हैज टू स्पेंड मनी ऑन रिपेयर्स, क्योंकि फर्म को रिपेयर के ऊपर क्या करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, ध्यान रखना। टू कीप द कैपिटल वर्किंग, ताकि वो अपने कैपिटल जो लगा रखा उसे वर्किंग रख सके। ठीक है, एज वेल एज इट डिड व्हेन इट वाज न्यू। ठीक है, और कई बार नए चेंजेस भी करने पड़ते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो ये रीजंस होते हैं नए कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के। इसके बाद क्या आता है हमारा, द रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं आपको सुनाऊंगा प्रोड्यूसर कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट में रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लो किसी प्रोड्यूसर ने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे लोन ले लिया। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट पे मान लो, सपोज करो एक प्रोड्यूसर ने 1 करोड़ का लोन लिया, 1 2 1 2 3 1 2 1 करोड़ का लोन ले लिया। जब उसने 1 करोड़ का लोन लिया तो एक सिंपल सी बात है, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी कि वो इस 1 करोड़ के लोन की ईएमआई बना देगा। ईएमआई सबको पता होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट
ठीक है। तो ताकि वो उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेता है उस पैसे को, मतलब 1 करोड़ का लोन लिया, उसे बैंक से कन्वर्ट कर लिया ईएमआई में, कि भाई हम ईएमआई की फॉर्म में ये लोन क्या करेंगे, पे करेंगे आपको, ठीक है। और जब ये लोन ईएमआई की फॉर्म में पे करेंगे तो सिंपल सी बात है, इस पे जो लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उस पैसे को यूज करके उसे सेल कब करेगा, फ्यूचर में सेल करेगा। यानी कि आज जो कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोड्यूसर जब आज कोई गुड्स और सर्विसेज जनरेट करता है, सेल कब करता है, फ्यूचर में करता है, जब उसकी डिमांड आती है। जो फ्यूचर में सेल करेगा उसके प्राइस लेवल हाई हो चुके होंगे, तो उसे क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस लेवल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। यानी कि एक बार जो उसने लोन लिया जिसपे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, अब उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से लगातार कम होता रहता है। आई बात समझ में? मतलब उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका प्राइस लेवल बढ़ता रहता है, तो उसे प्रॉफिट मैक्सिमम मिलता है, प्रॉफिट फालतू प्रॉफिट बढ़ता रहता है। लेकिन क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का घटता रहता है इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, जिससे उसे क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है लोन लेने का। अब जैसे यहाँ पे देखो, रियल इन्वेस्टमेंट रेट इज अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो जो रियल इन्वेस्टमेंट रेट होती है ना, वो क्या होती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस में इन्फ्लेशन रेट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ ये रहा, देखो, रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन की क्या वैल्यू होने वाली है। क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एज जब उसने लोन लिया होगा फिक्स हो गया, ठीक है, तो उसे इंटरेस्ट क्या देना पड़ रहा है, लगातार सेम देना पड़ रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से चीजों के प्राइस हाई हो रहे हैं, मतलब लोग उसके गुड्स और सर्विसेज को हायर प्राइस पे भी खरीदने के लिए तैयार है, तो प्रॉफिट उसे मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो रेंटल कॉस्ट है वो लगातार फिक्स है, जिसकी वजह से क्या लगातार कम हो रही है। आई बात समझ में? मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी कम होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो किसी की इनकम है, इसको एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, किसी की इनकम है, वो इनकम कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रही है वो, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से इनकम की वैल्यू उसकी यूं भी कम होती रहेगी। इनकम लगातार क्यों बढ़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता है। अगर इनकम कांस्टेंट है और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, यानी कि आपकी इनकम बढ़ नहीं रही और वो कांस्टेंट भी नहीं है, वो गिर रही है। अगर वो नहीं बढ़ रही, जिसके अंदर क्या है, वो गिर रही है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मार्केट इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, आपको चीजें महंगे रेट पे खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास इनकम क्या है, वही लिमिटेड इनकम, आपकी इनकम बढ़ी नहीं, इसका मतलब आपको वो सामान क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, और आपकी इनकम कम हो गई है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई थी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो समझा दिया मैंने। इट इज एक्सपेक्टेड रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट शुड बी यूज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ ना एक्सपेक्टेड रियल रेट देखना चाहिए जब हम क्या चेक करते हैं, जब हम करंट इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। तो इट इज एक्सपेक्टेड रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट शुड बी यूज्ड, हम इसको यूज करते हैं। फर्म इज बोरोइंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स, जो फर्म है वो बोरो क्यों करती है पैसे को, ताकि वो नए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में उसे बेच सके। द प्राइस ऑफ गुड्स विल बी राइजिंग, अब जो प्राइस है गुड्स के वो राइज करते रहते हैं, किस चीज की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, राइजिंग अलोंग विद द जनरल प्राइस लेवल, किस के साथ, जनरल प्राइस लेवल के साथ। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ एमपीके, एमपीके का हमारा क्या था, ठीक है, यहाँ पे जो खर्चा था, रेंटल कॉस्ट थी जो हमारी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं हम यहाँ पे इसे, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ एमपीके, nominal value of MPK, the price of the goods will be rising, nominal value of MPK will grow। तो जो nominal value of MPK है ना, यानी कि marginal productivity of capital, ठीक है, वो हमेशा क्या रहती है, हमेशा ग्रो करती रहती है विद प्राइस लेवल। यानी कि मैं कह ये सकता हूं कि प्रोड्यूसर जो है इन्फ्लेशन का पूरा बेनिफिट उठाता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल पे जो उसकी कमाई है वो बढ़ती रहती है। उसके बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि वो गुड्स को सेल करता है, बनाता आज है। अब एक सिंपल सी बात है, जब मैं कोई चीज आज बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल भी मैंने आज ही खरीदे होंगे। अब जब मैं रॉ मटेरियल आज खरीदूंगा मुझे सस्ते पड़ेंगे एज कंपेयर टू फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में इन्फ्लेशन की वजह से उसके प्राइस बढ़ चुके होंगे। तो जो गुड्स मैंने आज बनाए हैं वो मुझे सस्ते पड़े हैं, मैं बेचूंगा उसे फ्यूचर में, ठीक है, और फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ चुके होंगे, जिसकी वजह से वो अपने इस लोन लिए हुए पैसों पे मैक्सिमम कमाई करता है। यानी कि उसका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो लगातार क्या करता है, राइज करता रहता है, विल ग्रो विद प्राइस लेवल। बट नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फर्म हैज टू पे डज नॉट राइज, लेकिन जो नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है, नॉट राइज विद द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल से वो कभी नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, रियल वैल्यू ऑफ फर्म्स डेट विल फॉल ओवर द टाइम। तो जो रियल वैल्यू ऑफ फर्म्स डेट है ना, जो फर्म का कर्ज है वो लगातार फॉल करता रहता
जाता है फॉल ओवर टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन, किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, एंड द फर्म शुड टेक द रिडक्शन इन रियल वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डेट्स। तो उसको क्या देखने को मिलता है कि जो बाकी बचा हुआ पैसा है ना उसको से कम इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से, ऑन आउटस्टैंडिंग डेट्स इनटू अकाउंट इन डिसाइडिंग हाउ मच कैपिटल टू एम्प्लॉय, ठीक है, और इससे डिसाइड करता है कि उसे कितना और कैपिटल लेना चाहिए, ठीक है। तो जो ये हमारा आरसी है ना, ठीक है, यानी कि रेंटल कॉस्ट, वो डिपेंड करता है आर प्लस में डी पे। तो आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डी हमारा क्या है कि कितना ऑलमोस्ट मार्केट में हमें जरूरत है इस टाइम पैसों की, ठीक है, डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए। आप यहाँ पे डी को डेप्रिसिएशन समझ सकते हो, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट आ गया हमारे यहाँ पे, और ये तो फॉर्मूला आपको बता चुका था स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा वैल्यू ऑफ एमपी के है। तो वैल्यू ऑफ एमपी के देखोगे आप लोग, वो लगातार क्या हो रही है यहाँ पे, ये हमारा वैल्यू जैसे इस ग्राफ पे एमपी की है, तो ये हमारा क्या है, रेंटल कॉस्ट नोट, ठीक है, यानी कि रेंटल कॉस्ट नोट जो है वो कांस्टेंट है। ये हमारा है के स्टार, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम का पॉइंट, यानी कि ये वो जगह है जहां पे एमपी के मैक्सिमम है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एमपी के यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि जो फर्म ने जो लोन लिया था उससे जो कमाई में चेंज आया है, यानी कि जो एडिशनल पैसा जनरेट हो रहा है बिजनेस के अंदर, वो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। आई बात समझ में? उसके बाद लगातार क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा उसका क्या है, कंप्लीटली ग्राफ। आई बात समझ में? तो ये भी ध्यान रखना ग्राफ भी, और बाकी तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, और कैसे इन्फ्लेशन का बेनिफिट उठा के वो जो प्रोड्यूसर है वो अपने लोन की वैल्यू कम करता रहता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी एडिशनल कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो अब इसको जो उतारना उतार ले। और हाँ, अगली वीडियो में बात करेंगे टैक्स के ऊपर कि टैक्स कैसे इफेक्ट डालता है प्रोड्यूसर की इनकम के ऊपर, और हम समझेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से। और उम्मीद है आपको वीडियो क्लियर होगी। फिर भी कोई भी कंसेप्ट, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, कई बच्चे ना फालतू की न्यूमेरिकल गलतियां करते हैं, वो ढूंढ के बताते हैं। अभी भी एक कमेंट आया था न्यूमेरिकल में, ठीक है, तो भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज को ना आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया करो। उन्होंने खुद गलत कर रखा है, सर हमने तो ऐसे किया था, हमारा ये आ रहा है, पर असली में ये आना चाहिए। वो आपकी गलती है, वो मैंने कमेंट में चेक किया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया उस कमेंट का, मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन भाई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी, ताकि एग्जाम में आप गलती ना करो। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।